नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दर्शकों की भारी मांग पर आज हम बिहार मामलों के जानकार एक्सपर्ट अभिषेक कुमार साहब को भी लेकर आए हैं आपके सामने। लगातार हम लोगों ने कुछ महीने पहले बहुत अच्छा शो किया था अभिषेक भाई के साथ। बीच में शो नहीं हो पाया तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, बार बार डिमांड कर रहे थे कि आप लोग अभिषेक भाई के साथ क्यों नहीं शो कर रहे। तो हमने गुजारिश की और अभिषेक कुमार जी एक बार फिर से हमारे साथ है। तो अभिषेक भाई, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। जी, आपके तो अभिषेक दर्शकों भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जी, तो अभिषेक भाई, एक बड़ी दिलचस्प चीज कही जा रही है। अब से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, नीतीश कुमार की बीमारी को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा मौसम खराब हुआ तो बड़े बड़े युवा नेता घर पे बैठ के फोन से संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। वो 250 किलोमीटर पैदल चल गए, 250 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने तय कर लिया गाड़ी से, सड़कों से। और जब मेरे सीतामढ़ी में गए तो सैदपुर में कुछ बात हुई तो गाड़ी से नीचे उतर गए, कई किलोमीटर तक पैदल चल गए, लोगों से, मतदाताओं से बात करते हुए। तो एक बार फिर से पुराने नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। आखिर बिहार में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कौन किसको पटखनी देने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल है हमारे दर्शकों के मन में, बिहारी मतदाताओं के मन में। ग्राउंड जीरो से आप लगातार बिहार के राजनीतिक हालात का मुआयना कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार अचानक इतने बदल गए कि पहले से ही ऐसे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे देखिए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में क्या खबरें थी और क्या है, जब तक कोई मेडिकल बोर्ड कुछ नहीं बोले तब तक मुझे लगता है कि नैतिक कारणों से भी खुद को एक्सपर्ट हमें नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक मेडिकल की टीम है, मेडिकल व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर ना मैंने कभी किसी के स्वास्थ्य के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं की, नहीं नीतीश कुमार ही नहीं, किसी भी नेता के स्वास्थ्य के ऊपर। अब कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी का पैर छूते नजर आए, तो दिल्ली चुनाव में हमने देखा कि अपने से आधी उम्र के कैंडिडेट का पैर छूते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए थे। हैं। हाँ तो हाँ, खैर इसलिए बिल्कुल। मैं किसी का जी मैं कि, इन सब चीजों पर कभी चर्चा नहीं करता। बिलो द बेल्ट पत्रकारिता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब बिहार चुनाव की जो बात आपने की, तो बिहार चुनाव में मुझे लगता है कि 20 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होनी स्वाभाविक थी, और एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखा था 2020 के चुनाव में, जब एनडीए का कोर वोटर नीतीश कुमार की सीटों पर चिराग पासवान की तरफ मूव कर गया था। भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है चलने लगा था। और जहां तक वोटर के मन मस्तिष्क की बात होती है, वो किसी के उकसावे पर ही नहीं जाता, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों को यह एहसास होता है कि अब चीजें बदलनी चाहिए, तभी इस तरह की परिस्थितियां होती। लेकिन इस चुनाव में मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की जाने अनजाने में बहुत बड़ी मदद कर दी है। जो वोटर का जो साइको एनालिसिस अगर हम करने चले आम आदमी का, तो आम आदमी क्या देखता है, नीतीश कुमार को क्यों 20 सालों से सत्ता में बनाए रखा गया। चलिए 5 साल के कार्यकाल पर 2010 में उन्हें मैंडेट मिला, लेकिन 15 में जिनके खिलाफ मैंडेट मिला था उन्हीं के साथ जाकर जबरदस्त मैंडेट मिला। 20 में फिर बीजेपी के साथ मैंडेट मिला। सवाल यह है कि जो मैंडेट नीतीश कुमार को मिल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, वोटर्स के बड़े हिस्से के अंदर, जिसमें एक ठीक ठाक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता और एक ठीक ठाक हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं चाहता, और इन सब के लिए नीतीश कुमार, जो बिहारी टोन में अगर हम कहें तो नीतीशे ठीक है वाली मानसिकता में नीतीश कुमार सरवाइव करते गए। इस चुनाव में ऐसा लग रहा था कि जनता बदलाव की तरफ जाएगी, लेकिन तभी प्रशांत किशोर ने एक बड़ा राजनीतिक बम फोड़ दिया। प्रशांत किशोर ने उन सारे पैरामीटर्स पर बीजेपी को आरजेडी की शीर्ष लीडरशिप से भी नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया, जिसके लिए बीजेपी वाले आरजेडी की आलोचना करते थे। नंबर 1 भ्रष्टाचार, नंबर 2 एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नंबर 3 परिवारवाद। हर मुद्दे पर बिहार की स्टेट लीडरशिप पूरी तरह से घिर गई। अब आप देखिए, जनता ये पूछ रही है कि फॉर्डर स्कैम में, चारा घोटाले में सजा सिर्फ लालू यादव को नहीं हुई, सजा जगन्नाथ मिश्रा के को भी हुई। तो जब लालू यादव के बेटे लालू यादव के सजायाफ्ता होने की वजह से बिहार की सत्ता में आने के योग्य नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से जगन्नाथ मिश्र के बेटे को क्यों मंत्री बना रखा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात हुई तो तेजस्वी यादव को नवी फेल बताया गया, लेकिन दूसरी तरफ से जो बीजेपी के चेहरे हैं, सम्राट चौधरी, वो कहां है।
उनके क्वालिफिकेशन को लेकर के प्रशांत किशोर ने मतलब एक मीम बनने लगे बिहार में कि वो तो 7वीं पास है या 7वीं फेल है, इस तरह की बातें होने लगी। नंबर 3, वंशवाद की बात होती है तो शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी। अगर लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, तो शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी। वंशवाद का मुद्दा भी फेल हुआ। नंबर 4, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चाहे अशोक चौधरी को लपेटना हो, उन पे आरोप लगाने हो, चाहे मंगल पांडे को लगाने हो, चाहे दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पे लगाना हो, या बिहार भाजपा के चेहरा जो बने हुए हैं सम्राट चौधरी, उन पर लगाना हो। प्रशांत किशोर ने बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगाए। अब कितनी सत्यता है नहीं है वक्त बताएगा, जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन जनता के दिलो दिमाग में ये लग गया कि भाई जिस पैरामीटर पर हम राष्ट्रीय जनता दल का विरोध करते थे, उसी पैरामीटर पर तो बीजेपी भी दूध की धुली हुई नजर नहीं आती। वो उनसे 2 कदम आगे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जनता को ये दिखाई देने लगा। और जनता, याद रखिए, अंततः तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी और कंपैरेटिव वोटिंग पैटर्न में चली जाती है। तुलनात्मक रूप से जनता को लगने लगा कि इन सब से बेहतर तो उम्रदराज होने के बावजूद नीतीश कुमार ही है। ये स्थिति वोटर के बड़े हिस्से की बनने लगी। और जब बड़े हिस्से की बनने लगी, देखिए जब होता क्या है, जब आपको किसी में कमियां निकालने की मानसिकता बन जाती है, तो हमें सिर्फ कमियां दिखाई देती है। जैसे 2020 में वोटर को कमियां ज्यादा दिखाई दे रही थी नीतीश कुमार की, लेकिन 2025 में हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई कुछ तो किया है। कुछ नहीं किया है नीतीश कुमार ने। ये बात नीतीश कुमार को वोट देने वाला और नीतीश कुमार को वोट नहीं देने वाला, या किसे वोट दे किसे वोट ना दे, इस इनडिसाइसिवनेस में वोटिंग के पहले तक रहने वाला वोटर तीनों इस मानसिकता में है कि नीतीश कुमार ने कुछ तो किया है। नहीं, एक बात इसमें अभिषेक भाई जो निकल के सामने आ रही है, जी देखिए बिहार की धरती, गंगा मैया की धरती, एक नेता उभरे थे जिन्होंने कहा था गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, लेकिन जी। बिहार का इतिहास भी वही रहा है कि दुनिया को जीतने के बाद जब सिकंदर गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो उनकी सेना की हिम्मत नहीं हुई कि नदी पार करके नहीं नहीं, बिहार में सिकंदर गंगा नदी के किनारे नहीं पहुंचे थे। सिकंदर की सेना सतलज से ही वापस हो गई थी। वापस हो गई। तो वो जब नरेंद्र मोदी ने 2013 में पटना के गांधी मैदान की रैली में कह दिया था कि बिहार के बहादुर लोगों ने सिकंदर को भी यहां से गंगा तट से खदेड़ दिया था। लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। खैर, मोदी जी का इतिहास ज्ञान है, उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। बिल्कुल। हम लोग तो रामशरण शर्मा को पढ़े हैं उस जी, एंशिएंट हिस्ट्री में, लेकिन मोदी जी को नहीं पढ़े हैं, तो पढ़ लिया कम से कम सभाओं के माध्यम तो से। मगध 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 साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास और आधुनिक काल में हम आ जाए तो गुजराती लॉबी, जब जब ये जीतते हुए बिहार पहुंचते हैं तो इनका रथ रुक जाता है। 2020 में हमने देखा चिराग पासवान का इस्तेमाल कैसे किया गया, जनता दल यूनाइटेड को एनडीए गठबंधन में नंबर 2 की पार्टी कैसे बना दिया गया, किस तरह से नीतीश कुमार को ऑफर करना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बना ले। इस बार क्या माहौल इसलिए बदल रहा है कि बिहार के मतदाताओं को ये लग रहा है कि उम्र के इस पड़ाव में नीतीश कुमार की घेरेबंदी की जा रही है, भाजपा हम्म। धोखा देने वाली है। और भाजपा ही धोखा देने वाली नहीं है, संजय झा के बयान वायरल होते हैं, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के बयान वायरल होते हैं कि नहीं चुनाव के बाद विधायक मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे, तो दूसरे अपने ही नेता जब ये कहने लग जाए कि नहीं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर विधायक चुनाव के बाद फैसला करेंगे। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में पोस्टर वार भी चल रहा है। मोदी जिस मंच पर जाते हैं एनडीए सरकार की बात करते हैं, अमित शाह एनडीए सरकार की बात करते हैं, बीजेपी जो पोस्टर रिलीज कर रही है वो एनडीए सरकार की कर रही है। और सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच पिछले कुछ दिनों से जनता दल यूनाइटेड का पोस्टर आ जाता है। अब 13 दिन से फिर से नीतीश सरकार, अब 12 दिन बाकी फिर से नीतीश सरकार, अब 11 दिन बाकी फिर से नीतीश सरकार, उसमें कहीं कोई एनडीए सरकार का जिक्र नहीं होता। तो क्या नीतीश संदेशा दे चुके हैं कि भैया देखिए इस बार सरकार नीतीश संतोष जी, कुमार की बनेगी, एनडीए रहे चाहे इधर वाले रहे, सरकार तो नीतीश की ही बनेगी? मतलब वो क्या बड़ा संदेश दे रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के इन पोस्टरों के जरिए? देखिए 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। उत्तर भारत की राजनीति को देखें या दक्षिण भारत की, इसमें सेकुलरिज्म एक ऐसी गंगा है जिसमें भाजपा को छोड़कर सभी दल गोता लगाना चाहते हैं। किसी बहुत विशेष प्रकार की मजबूरी में वो तथाकथित सांप्रदायिक ताकतों के साथ जाकर मिलने पर मजबूर होते हैं। और नीतीश कुमार की, मैं पक्के तौर पर, मेरे पास पक्की जानकारी है इस बारे में कि नीतीश कुमार की एक ड्रीम रही है कि बिहार में एक स्टेबल 5 साल तक चलने वाली सेकुलर सरकार चलाई जाए। 2 बार उन्होंने कोशिशें की।
15 में की, जो 20 महीने में धाराशायी हो गई, 22 में की, जो 17 महीने में धाराशायी हो गई। और इन दोनों ही कोशिशों का के धाराशायी होने के पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि नीतीश कुमार की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की भूमिका में नहीं थी, जिस वजह से अब स्वाभाविक है कि जो पार्टी बड़ी होगी उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज तो कचोटती रहेगी कि मुख्यमंत्री अपना होना चाहिए, उधार में हम क्यों दूसरे को ढोए। आज भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए सरकार टर्म का इस्तेमाल कर रही है वो क्या है? गुजरात लॉबी की एक इच्छा है कि सभी हिंदी भाषी राज्यों में कभी ना कभी भाजपा का मुख्यमंत्री तो बना है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कभी नौबत नहीं आई कि पटना के गांधी मैदान में पर्ची लेकर कोई नेता खड़ा हो और ये बोले कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सच्ची निष्ठा एवं श्रद्धा से निर्वहन करूंगा। ये पर्ची लेकर कोई पढ़ता हुआ नजर आए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक ड्रीम ही रह गई अब तक, सपना ही रह उससे गया। उससे पहले दिल्ली आला कमान से पर्ची लेके कोई बड़ा नेता पटना जाए और उसमें जाके पर्ची खोले। जी, खैर पर्ची की बात है तो बिहार में पर्ची खोलने की परंपरा भी पुरानी रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बात दरअसल ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की पार्टी और उनका विधायक दल नीतीश कुमार के विधायक दल से छोटा हुआ, ध्यान रखिएगा, अगर नीतीश कुमार के विधायक दल से जनता ने इस तरह का मैंडेट दिया कि जेडीयू इज ग्रेटर देन आरजेडी इन बिहार असेंबली, फोर्थ कमिंग असेंबली, तो उस परिस्थिति में स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार की मुंहमांगी मुराद पूरी हो जाती है कि अब हम बिग ब्रदर की भूमिका में सेकुलर अलायंस में आ गए, अब राष्ट्रीय जनता दल कम से कम इस विधानसभा में तो मुख्यमंत्री पद की चाहत नहीं पालेगी। मैं जो कह रहा हूं आप शायद समझ पा रहे होंगे। और जब कोई भी दल मुख्यमंत्री पद की चाहत नहीं पालेगी तो तय हो जाता है उसके बाद कि अलायंस स्टेबल चलेगा। आपको एक छोटा वाकया याद दिलाता हूं, आप तो शायद उस वक्त पत्रकारिता में भी रहे होंगे, हम लोग तो स्टूडेंट थे। नीतीश कुमार की पार्टी को लगभग अकेले बहुमत मिला था, 115 या 16 सीटें मिली थी 2010 में, और भारतीय जनता पार्टी भी 91 सीटों तक पहुंच गई थी। और 91 सीटों तक बीजेपी कैसे पहुंच गई? नीतीश कुमार इतने नाराज थे कि उन्होंने भाजपा के लोगों को खबर तक नहीं किया और अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी सीएम हाउस में। तो मैं उस ताकतवर सहयोगी दल गठ जी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो छठ का पारण वाला दिन होता है, जी उस समय तो उनकी भाभी जीवित थी, तो उस वाले दल में भी था। और उस समय बड़ा अच्छा सवाल सुकेश रंजन जी ने पूछा था। हम लोग दिल्ली से गए हुए कई सारे पत्रकार नीतीश कुमार के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। सुकेश जी ने ये सवाल पूछा कि क्या आप नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करेंगे जब ये हुआ कि बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा? उस सवाल को टाल दिया। फिर उसी सवाल को मैंने रिपीट किया, तो नीतीश कुमार एक तरह से खौंसते हुए बोले कि आप देखिए, खौजाने वाला सवाल मत पूछा कीजिए। तो वो एक अलग ही रंग में उस दिन नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री आवास पे नीतीश कुमार जी 2010। नहीं, उसी दिन तय हो गया था कि बिहार में भाजपा और जदयू का साथ लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अब बीजेपी अब 90 पार पहुंच चुकी है। वो अलायंस में इंस्टेबिलिटी का एक एहसास हो चुका था उसी वक्त जब नीतीश कुमार ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो जो नीतीश कुमार सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो 90 पहुंच गई थी, उस भाजपा को बर्दाश्त करने में उन्हें दिक्कत हुई, और वो गुब्बारा अंत तब फूटा कब? जब गोवा कार्यकारिणी में 2013 में बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष अरुण जेटली की जगह नरेंद्र मोदी को बनाया गया, अलायंस टूट गया था। आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि जो पार्टी मुख्यमंत्री बनने की इसका सपना पाले बैठी हुई है, वो ऑपरेशन लोटस में माहिर है, वो पार्टी भला नीतीश कुमार उसके साथ टिके रह पाएंगे? आप देखिए, मुझे याद है पिछले साल रोड शो हुआ था पटना में रविशंकर प्रसाद के लिए और रामकृपाल यादव के लिए। उस रोड शो में वो मच्छर मार जो रैकेट होता है, उसी टाइप रैकेट के ऊपर एक कमल चिपका हुआ था। नीतीश जी मोदी जी के बगल में हाथ में रैकेट लिए थे। इस बार तो रैकेट भी नहीं था और रैकेट वाले भी नहीं थे। इस बार तो नहीं, नीतीश कुमार की और जगह इसमें ललन सिंह थे, कल जो रोड शो हुआ था। नहीं, और बड़ी अभिषेक भाई। चीज ये है कि बिहार हाँ, में जो मैसेज गया है कि ललन सिंह इज वेरी क्लोज टू नरेंद्र मोदी रादर देन नीतीश कुमार, और इस मैसेज को जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स के बीच जिस तरह से डिकोड किया जा रहा है, उसका अंदेशा जो लोग बिहार में है, बिहार को समझ रहे हैं
कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है। अब इसके साथ साथ दूसरा नैरेटिव, जो 20 का नैरेटिव है भाजपा ही लोजपा है, अब 25 में तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है का नारा, उन 61 सीटों को छोड़ दीजिए जहां जदयू राजद टकरा रही है, 61 के अलावा जो सीटें हैं उन सीटों पर भाजपा ही, सॉरी, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है का नारा जमीन पर बहुत तेजी से फैल चुका है। ये आपने नारे की बात कही, और एक और बड़ी दिलचस्प चीज थी, पिछली बार जब नीतीश कुमार को रोड शो में मोदी साहब ने अपने बगल में खड़ा किया था, तो वो पीढ़ी कहते हैं गांव देहात में, वो मोदी जी की पीढ़ी ऊंची थी तो वो ऊंचे नजर आ रहे थे, नीतीश कुमार को छोटा पीढ़ी दिया गया था तो वो छोटे भी नजर आ रहे थे, और उनके हाथ पे चुनाव चिन्ह पकड़ा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने अपना। कल आप भले ही राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह बगल में खड़े थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने हाथ में पकड़ सके। ये एक बड़ी बात है। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बहुत बातें कही जा रही है। 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त तो हासिल कर ली चिराग पासवान के सहारे, एनडीए गठबंधन में वो पहले नंबर की पार्टी तो बन पाए, लेकिन बिहार विधानसभा में वो पहले नंबर की पार्टी नहीं बन पाए, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाए। तो पिछली बार जो समीकरण बना, वो दूसरे नंबर की पार्टी बिहार के विधानसभा में और तीसरे नंबर की पार्टी की सरकार में। इस बार जो बार बार ये कहा जा रहा है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, क्योंकि राजभवन में कौन बैठे हुए हैं, राज्यपाल कौन बने हुए, तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की गुत्थी क्या है, कि सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्यों बनना चाहते हैं, और इसमें कौन आपको कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी भी 101 पर लड़ रही है, नीतीश कुमार भी 101 पर लड़ रहे हैं, आरजेडी ज्यादा सीटों पर तो लड़ रही है, लेकिन क्या वो पिछली बार वाला कमाल बिहार के विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने वाला कमाल कर पाएगी? कौन ज्यादा बढ़त में, कौन ज्यादा आगे नजर आ रहा है? देखिए संतोष जी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की होड़ इस बार जानते हैं डिसाइड कैसे हो रहा है? देखिए, बिहार की राजनीति जाति की राजनीति है, और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी जाति की राजनीति होती है, गुजरात में भी होती है। लेकिन चूंकि है क्या कि जाति की राजनीति की कामयाबी वहां ज्यादा मजबूती से दिखाई देती है जहां माइनॉरिटी वोटर की तादाद मोर देन 10 और मोर देन 10% हो, डबल डिजिट में हो। जैसे राजस्थान में जाट, गुजर, राजपूत, मीणा ये सब दिखते होंगे, वहां भी लगभग 10% 11% मुसलमान है, अल्पसंख्यक है। उत्तर प्रदेश में 20% है, बिहार में 18% है माइनॉरिटी। वहां जाति की राजनीति में क्या होता है कि जाति की राजनीति के साथ माइनॉरिटी वन साइडेड आके जुड़ जाता है, फिर वो जाति की राजनीति सांप्रदायिक राजनीति को बहुत आसानी से दबा देती है, बहुत आसानी से। यूपी में भाजपा ने सरकार जरूर बना ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बना पाई, मध्य प्रदेश नहीं बना पाई। मतलब सत्ता को चिरस्थायी करना, लोकसभा चुनाव में देखिए सपा फिर हावी हो गई। तो जाति की राजनीति जो होती है ना, कमंडल की राजनीति, मंडल की राजनीति पर, मंडल की राजनीति हमेशा उस पर भारी पड़ती है। और कारण क्या है? अगर व्यावहारिकता में आप देखेंगे तो जब आप धर्म की बात करते हैं, जब आपके अंदर रिलीजियस फीलिंग बढ़ती है, या दूसरे शब्दों में कहें नेगेटिव टर्म्स में तो कम्युनल फीलिंग बढ़ती है, तो आप कुछ त्याग करने की दशा सोचते हैं कि धर्म के नाम पर हम कुछ छोड़ रहे हैं। जब आपके अंदर कास्ट की फीलिंग आती है, तब वहां आप अधिकारों की मांग की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसी बातों पर, मतलब कास्ट की बात जैसे ही आई तो हमें हमारा अधिकार चाहिए, वो फीलिंग। और जब रिलीजन की बात सामने आती है तब होता है कि नहीं भाई, हम अपने दूसरे लक्ष्य के लिए कुछ भी गिव अप करने के लिए, कुछ भी त्याग करने के लिए हम सोच सकते हैं। ये एक बुनियादी फर्क है जाति की राजनीति और सांप्रदायिकता की राजनीति। अब जब रिलीजन की राजनीति पर जाति, कास्ट की राजनीति कैसे भारी पड़ती है, कम्युनल पॉलिटिक्स पर कास्ट पॉलिटिक्स कैसे भारी पड़ती है, ये देखना हो तो बिहार इसका दिलचस्प उदाहरण है। जाति गणना के बाद का पहला चुनाव, इस चुनाव में तकरीबन आप जानते हैं कि बिहार में 20% वोटर उन जातियों से आते हैं जिनकी जातियों के लोग विधायक, एमपी बनने का सोच भी नहीं सकते। उनकी संख्या बेहद कम है, ज्यादातर बहुसंख्यक समाज में है, थोड़े बहुत अल्पसंख्यक समाज में है। उनको कोई टिकट ही नहीं देता उनकी जाति को। लेकिन हर कंस्टिट्यूएंसी में वैसे वोटर तकरीबन 20-22% होते हैं। अब बताइए बढ़ई समाज को कौन वोट देता है? भंगी समाज को कितने लोग टिकट देते हैं? बढ़ई समाज को कितने लोग टिकट देते हैं बिहार में? कुम्हार समाज को कितने लोग टिकट देते हैं? तो ऐसे ऐसे 40-50 बिरादरी है बिहार में। अब जाकर के देखिए, मुस्लिम में भी है, हिंदू में भी है। अब उन कम्युनिटी के लोगों के लिए कास्ट फीलिंग से कहीं ऊपर या तो लाभार्थी चेतना हावी होती है, या मंडल चेतना हावी होती है, या कमंडल चेतना हावी होती है।
आज की तारीख में दिखाई दे रहा है कि वो चेतना लाभार्थी चेतना भी है, वो चेतना मंडल चेतना भी है, और कमंडल वाला फ्लेवर उस पर से थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि जाति गणना के बाद उनको भी अपनी संख्या का एहसास हो गया है। तो वो जो 20-22% वोटर हैं, उनकी नजर में सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव दोनों बराबर हैं। उनकी नजर में दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी और तेज प्रताप यादव सब बराबर हैं। और उन उन वोटर को कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि भाई इनसे तो ठीक नीतीश कुमार जरूर है। ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव 37 महीने तक डिप्टी सीएम रहे, 2 अलग अलग कार्यकाल में, कामकाज उनके अच्छे रहे। बिहार की जनता के बीच उन्होंने कहीं भी ऐसा एहसास नहीं कराया जिससे लोगों को 2005 तक के पहले की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती हुई नजर आए। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में लोगों ने बना लिया है, प्रचार तंत्र इस ढंग का काम करता रहता है, बिना मतलब का उस कथित जंगल राज की बात करता है, जबकि आज तो देखिए प्रचंड जंगल राज दिखाई दे रहा है। नहीं, आज के जंगल राज को तो प्रधानमंत्री मोदी जी मंगल राज करार दे चुके हैं। देखिए मोदी जी तो, देखिए मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, मोदी जी वो महापुरुष हैं, वो महापुरुष हैं मोदी जी। जब गुजरात में दंगे हो रहे थे तो क्या कह रहे थे जनाब, न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है। ये बयान बहुत चर्चित और घृणित बयान में मानता हूं। मतलब उस बयान ने जो भारत की प्रतिष्ठा गिराई, आपको याद होगा, ये बात कोई बनावटी बात नहीं है, लोग गूगल करके देख सकते हैं कि न्यूटन के तृतीय गति नियम से गुजरात के दंगों की तुलना किस महापुरुष ने की थी। तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र, मुजरा, कमरा, भैंस, मुसलमान, किस तरह के टर्म का वो इस्तेमाल कर रहे थे। तब राजीव नहीं, कुमार थे, आज अब ज्ञानेश तो कुमार थे। अब तो कट्टा और कनपट्टी तक पहुंच गए हैं। लेकिन आप, ऐसा लग रहा है कि आप उस तरफ कहने जा रहे हैं कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद क्या नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की संख्या या आंकड़े को 70 पार पहुंचा पाने में सक्षम नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, मैं उसी पर आ रहा था और आपने अच्छा किया कि ये सवाल पूछ लिया। बिहार में जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी के तौर पर फिलहाल दिखाई दे रही है। वोटिंग किस पैटर्न पे होगी वो तो वोटिंग पहले चरण के देखने के बाद कुछ चीजें ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है, कुछ भी कहे कोई, जो जेडीयू को वोट दे रहे हैं या जो जेडीयू को वोट नहीं दे रहे हैं, वोट देने से हिचक रहे हैं, उनके मन में जनता दल यूनाइटेड को लेकर कोई नफरत का भाव नहीं है कि इनको तो हमें हरा ही देना है। मतलब एमवाई समीकरण का जो वोटर है वो नीतीश कुमार से ऐसा नहीं है कि वो नीतीश कुमार से कोई नफरत का भाव रखता है। आप अल्पसंख्यकों के बीच चले जाइए तो एक ही बात निकलेगी। देखिए नीतीश कुमार ने काम तो किया है, गलती एक ही करते हैं कि बार बार भाजपा के साथ चले जाते हैं, पलटी मार देते हैं, लेकिन साथ साथ ये जरूर बोलेगा कि काम तो किया है। ठीक इसी तरह भाजपा के वोटर की तरफ चले जाए तो भाजपा उसकी पसंदीदा पार्टी है, लेकिन वो ये बात जरूर कहेगा कि नहीं, वो लालटेन वालों से तो ये ठीक ही है। मतलब लालटेन का वोटर भी नीतीश कुमार के प्रति नफरत का भाव नहीं रखता और भाजपा का वोटर भी नफरत का भाव नहीं रखता। ये स्थिति अभी बनी हुई है। ऊपर से 10-10 हजार रुपए आप देखिए, मुझे तो हमारे एक बैंकर मित्र ने बताया कि ये सही कहा उसने कि अभिषेक भाई, बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां 20,000, 18-20,000 महिलाओं को दिए गए हैं 10-10 हजार। जहां जेडीयू लड़ रही है वहां 60 से 70 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। मतलब ये 40 से 50 हजार का डिफरेंस है। 40 जी, से 50 हजार महिलाओं का डिफरेंस है। डिफरेंस है जी। इस तरह का खेल हुआ है पैसे बांटने में। अब सवाल ये उठता है कि पैसे बांटने वालों में 70% वोटर भी अगर नीतीश कुमार से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जब महाराष्ट्र जिसकी पर कैपिटा इनकम 26,000 रुपए प्रति महीना है, वहां 3,000 रुपए की, कौन था वो लाडली बहना, क्या नाम था उस योजना का, मैं भूल रहा हूं। इसी तरह की कोई योजना थी महिलाओं के लाड़की लिए। बहन योजना कुछ ऐसा ही कुछ था। लाडली, हाँ। 3,000 रुपए से वहां खेल हो सकता है। लेकिन जहां 5400 रुपया प्रति माह, मात्र 5,500 रुपए प्रति माह जहां पर कैपिटा इनकम हो, वहां की साइकोलॉजी को समझे अगर, तो वहां तो 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। बिहार में मतलब कुल जो बिहार मिलाकर सरकार अगर ये का कहे, आंकड़ा है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे कहता है, 54 या 5500 रुपया, 5,500 रुपया पर मंथ है इनकम बिहारियों की। 65 या 66,000 है ना सालाना पर नहीं, कैपिटा इनकम। तो आप अभिषेक भाई कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि नंबर 1 की पार्टी जो है वो जनता दल यूनाइटेड बन सकती है। पिछली बार सरकार नंबर 2 और नंबर 3 की बनी।
जो हमने थंब भी रखा कि 1+3 के फॉर्मूले से सरकार बनेगी, तो नंबर 1 अगर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर 2 की बजाय नंबर 3 के साथ जाना पसंद करेंगे, यानी विधानसभा में जो पार्टी तीसरे नंबर पर हो। तो वो पुराने दोस्त के साथ जाएंगे या भतीजे के साथ जाएंगे अपनी राजनीतिक विरासत को सौंपने के लिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। बार बार कहा जाता है कि मन नहीं लगा, मन डोल गया, चचा का मन भटक गया। आपको लगता है कि जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए थे, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड की कोटे की सीटें चिराग पासवान को दे दी गई थी, जिस तरह से उनकी अपनी पार्टी के दो नेताओं को बीजेपी ने एक तरह से अपने पाले में मिला लिया, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के टूटने की खबरें आ रही थी, और जिस तरह से एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार असहज रहते हैं हमेशा, आपको लगता है कि वो सहज बने रहने के लिए फिर तीसरे नंबर की पार्टी की तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे? और तीसरे नंबर की पार्टी मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, और बिहार का तो वैसे भी राजनीतिक इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बदलते, उप मुख्यमंत्री बदलते हैं। तो इस हाँ, तरह उप की संभावना मुख्यमंत्री कुछ लग रही है? उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता का पद, तीनों में रोटेशन होता रहता है। ये देखिए, नंबर 2 नंबर 3 से ज्यादा बड़ी बात यह है कि भाजपा जब नंबर 1 होती है तो नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं है। राजद भी नंबर 1 होती है तब भी वो अनकंफर्टेबल होते हैं। आप देखिए 15 में कहा उनका अलायंस चल पाया, 20 महीने आते आते क्रम्बल कर गया। फिर 2022 का प्रयोग 2024 की जनवरी आते आते फेल कर गया। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नीतीश कुमार ने जो जाति गणना कराई थी वो किसी सामाजिक न्याय के लिए नहीं कराई थी। उनका एकमात्र मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी हिंदुत्व है उसे पूरी तरह से बिखेर दिया जाए। उनका एकमात्र मकसद था कि जो एमवाई समीकरण है आरजेडी का, उसमें पिछड़े वर्गों को अपनी ताकत, अपनी संख्या का एहसास हो। आज लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ है, उन्हें मुसलमान वोट नहीं देंगे। मैं कहता हूं कि 25 से 30% माइनॉरिटी वोट उन्हें मिल रहा है 101 सीटों पर, जो जेडीयू की सीटें हैं। अब आप नहीं, देखिए, सुनने में ये आ रहा है कि पसमानदा मुस्लिम महिलाओं को भी जो 10-10 हजार रुपए है, बड़ा टारगेटेड पहुंचाया गया है उन तक। नहीं पहुंचाया गया है वो तो है। दूसरी चीज भी देखिए ना, 2001 में लालू जी ने पंचायत चुनाव बहुत मशक्कत के बाद, सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद कराए। वो करा ही नहीं रहे थे कि जो एक बार मुखिया बनेगा वो अगली बार विधायक बनने के लिए टिकट मांगने आएगा और फिर वोट कटवा बन जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा तो। 2001 के पंचायत चुनाव में, जिसका कार्यकाल 2006 तक था, 2.9% अति पिछड़ा वर्ग, जिसकी आबादी बिहार में 36.5% है, उस 36.5% का ब्रेकअप आप देखें, उसका ब्रेकअप तो 12.5% मुसलमान है और 24% हिंदू है। उस अति पिछड़ा वर्ग के केवल 2.9% मुखिया होते थे। नीतीश कुमार ने 2005 के नवंबर में वो सत्ता में आया और 2006 के शुरुआत में ही, जनवरी में ही शायद या फरवरी में, एक अधिसूचना निकली बिहार सरकार की कि पंचायतों की सीटें 20% सीटें आरक्षित होंगी ईबीसी के लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, अपर कास्ट और डोमिनेंट ओबीसी तो बिना आरक्षण के ही मुखिया बन रहे थे। कुर्मी, कुशवाहा, यादव, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, शेख, पठान, सैयद, तो ऐसे ही बन रहे थे मुखिया। या जो रिजर्व सीटें थी उस पर दलित बन ही रहे थे। लेकिन ईबीसी समाज के लोग सिर्फ 2.9% थे। आप सोचिए 2.9% कितना छोटा आंकड़ा है। 300 से भी कम मुखिया थे 8800 ग्राम पंचायतों में। 8800 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 300 से भी कम मुखिया थे ईबीसी के। अब नीतीश कुमार ने एक झटके में हालात पैदा कर दिए कि उनके 1700 मुखिया होने लगे। 20% आरक्षण मतलब 20% तो मिनिमम होंगे। तो अब उसमें बेनिफिशियरी सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, माइनॉरिटी भी थे, उसमें अंसारी भी बेनिफिशियरी थे, उसमें दूसरे समूह भी ईबीसी के थे, वो भी थे। तो कोई कुछ भी कहे, 10,000 रुपया है या फिर जो वृद्धा पेंशन है या महिलाओं के लिए जो 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो दिया है उन्होंने। अब जरा देखिए संतोष जी, 2006 में नीतीश कुमार ने साइकिल और स्कूल ड्रेस दिया। 6 में जो छठी सातवीं में पढ़ने वाली लड़कियां थी वो तो आज बीपीएससी की तैयारी कर रही है, चाहे वो टीचर की करे या क्लर्क की करे। 2025 में जो स्कूल ड्रॉप आउट जेंडर के बेसिस पे बिहार में कम था, तो जिनके लिए जो अब वैकेंसी आ गई, जिनके लिए अब वो पढ़ लिख के नौकरी मांगने की स्थिति में है, उनके लिए हॉरिजॉन्टल 35% कर दिया। हॉरिजॉन्टल का मतलब हर कैटेगरी में 35%। तो आपको क्या लगता है, पढ़ा के पहुंचाया भी आगे तक, तैयारी करने लायक भी बनाया। ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से पास करने पर शायद 50,000 रुपए भी मिल रहे हैं, जैसे सुना था, मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन में से वो भी मिल रहा है।
तो वो लड़कियां फिर क्या हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा जातीय समीकरण उस पर जाकर के वोट देंगे क्या? मैं आपको एक वाकया बताता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं कटिहार में था। कटिहार में मैंने देखा अमरूद बेचने वाली एक महिला, जो अमरूद बेच रही थी, एक महिला। तो उसने मैथिली में मुझसे कहा, मैथिली मुझे आती नहीं है लेकिन मैं समझ पाया, तारिक अनवर दुलाल चंद गोस्वामी की लड़ाई थी। वो पसमानदा महिला थी और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा था, लेकिन कैंडिडेट फूल छाप वाला नहीं था, कमल छाप नहीं था। देखिए, कमल छाप को तो नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार भी कह दे तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां तीर छाप चुनाव लड़ रहा था। लोकसभा का चुनाव था, नीतीश कुमार का चुनाव नहीं था। उस महिला से मैंने पूछा ये क्या? उसने बोली, वो मैथिली टोन में अपना बोली, जितना हम समझ पाए, कि चुपचाप तीर छाप। तो महिला वोटर्स का अभी आपने देखा है, सौरभ द्विवेदी का वीडियो वायरल हो रहा है। एक यादव जी कह रहे हैं कि घर में कैसे चले जाएगी उनकी पत्नी, 10,000 रुपए में क्या नीतीश कुमार वोट खरीद लेंगे? 20 लाठी मार के कपार फोड़ देंगे। मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या है। लोगों को अपने घर की महिलाएं कहां स्वतंत्रता के साथ वोट करें, इसको लेकर के कोर वोटर माना जाने वाला तबका भी आज की तारीख में ये मानने के लिए तैयार नहीं कि क्या पता चुपचाप तिरछाप हो जाए। अब ये नहीं, और बात मैं कह बिल्कुल। रहा हूं तो बहुत लोग कहेंगे क्या जेडीयू और की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मैं वो पहला पत्रकार था जो उस वक्त एक दूसरे चैनल में था, और 2020 के चुनाव में मैंने कहा था कि जेडीयू तीसरे नंबर पर बिहार में जा रही है। आज हकीकत उसके पहले नंबर पर जाने की दिखाई दे रही है। तुम कैसे कह दे कि जेडीयू पहले नंबर पर नहीं जा रही है? ये बिल्कुल, और सच्चाई आपने है। महिला मतदाताओं की बात कही। 2010 में बिहार के तकरीबन तकरीबन हर जिले में जाकर विधानसभा चुनाव मैंने कवर किया, और पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाताओं की लाइन बहुत लंबी हुआ करती थी। इस बार भी अगर 6 नवंबर और 11 नवंबर को वही नतीजा, वही दृश्य देखने को मिलेगा कि महिला मतदाताओं की लाइन लंबी होगी, तो नतीजा कुछ कुछ उसी तरह से आ सकता है। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय भी काफी ज्यादा हो रहा है, नरेंद्र मोदी के हनुमान साहब का इस बार क्या हाल होने जा रहा है? वो नीतीश कुमार जी को मनाने पहुंच गए थे, कुछ महीने पहले घर पहुंच गए, नीतीश कुमार जी को छत पे बुला लिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। बार बार हर मंच पर, हर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि नीतीश मुख्यमंत्री थे, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे। पहली बार लोजपा अपनी स्थापना के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। लेकिन मोदी साहब के हनुमान, जो किंग मेकर बनना चाहते थे, इस बार उनका क्या हाल रहने वाला है? नहीं, आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। उनके पिता बड़े नेता थे बिहार के लिए, उन्होंने अपने जहां भी रहे ठीक ठाक काम भी किया है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति क्या रही है? लालू यादव के मन से कि गरीबों के नेता है, ये भ्रम निकालना था, तो अति पिछड़ा कार्ड खेला, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया। रामविलास पासवान को दलित नेता से पासवान नेता किसने बनाया? महादलित कार्ड ने बनाया। जो नीतीश कुमार का महादलित कार्ड बिहार में आपको याद होगा 2007 का प्रयोग है। पासवान को छोड़कर सभी दलित जातियों को महादलित बनाया। अब जिनके हनुमान चिराग पासवान बने हुए हैं, उनको भी नीतीश कुमार ने कट टू साइज कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी खुद बिहार में 2.8% तेली समाज के नेता है। वो अब हिंदू हृदय सम्राट नहीं रहे। अब योगी जी हिंदू हृदय सम्राट नहीं रहे। जैसे 2006 के अति पिछड़ा प्रयोग ने लालू यादव को पिछड़ों के नेता से यादव नेता में तब्दील कर दिया, जैसे महादलित कार्ड ने रामविलास पासवान को दलित नेता से पासवान नेता में तब्दील कर दिया, वैसे ही जाति जनगणना ने बिहार में नरेंद्र मोदी को हिंदू नेता से तेली नेता में कन्वर्ट कर दिया। तो जिनके वो हनुमान है, उनका वोट तो उनसे भी कम है। चिराग पासवान का 5% वोट है, नरेंद्र मोदी का तो 2.8% वोट है। वो नरेंद्र मोदी से बड़े नेता तो मुकेश सहनी हो गए 3% वोट के साथ बिहार में। मतलब नरेंद्र मोदी से बड़े नेता। मतलब चिराग पासवान के लिए इस बार का चुनाव एक बड़ा झटका साबित होने जा रहा है। अभिषेक नहीं। भाई, हमारे हमारे मंच के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी। दर्शकों से कहूंगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड की थी, बहुत ज्यादा, तो हमने अनुरोध किया, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि अभिषेक भाई हमसे जुड़ते रहे। और बिहार चुनाव 1+3 का फॉर्मूला, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, राजभवन, जातियों का समीकरण, बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। 3 तारीख की शाम होने वाली है। 6 तारीख को 121 सीटों पर चुनाव होना है। कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि आगे भी हम अभिषेक भाई के साथ चर्चा करते रहे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। जी, धन्यवाद।
तो दर्शकों आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। मुझे और अभिषेक भाई, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म।